गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे। हिंदी ग्रामर का आपका 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। कल पढ़े थे देखिए कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, महाप्राण तक पढ़े थे। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग घोष और अघोष वर्ण के बारे में जानेंगे। अघोष वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिएगा, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो यदि कोई जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन वाला पहले है वो लोग नहीं देखे हुए क्लास ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का बहुत नहीं देखे हैं, वो लोग देख लीजिएगा पिछले वाला क्लास। और इस क्लास के देखने के बाद या पहले वो क्लास देखिए तब ये देखिएगा आप लोग, तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप लोग समझ आएगा ज़्यादा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहले शुरू करते हैं, किस घोष वर्ण के बारे में जानते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा होता है। तो अघोष वर्ण आप लोग को बताया गया। अघोष वर्ण की चर्चा जब किया जा रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा अघोष वर्ण क, ख, च, लगा हुआ है क्या हो जाएगा, ख के बाद क्या होता है, च के बाद हम लोगों को क्या होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। च के बाद हम लोगों का छ, और छ के बाद ट के बाद ढ के बाद त और द के बाद हम लोगों का प, फ, तलावे स, मूर्धन्य श और दंडिश स। ये सब क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अघोष वर्ण के बारे में जब चर्चा की जा रही है तो घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर्ण वर्ण क्या कहलाते हैं, तो घोष वर्ण कहलाते हैं। तो घोष वर्ण के बारे में आप लोग जान जाइए। कौन सा, किसी भी वर्ग का घोष वर्ण कोई ऐसा वर्ण हो, कौन सा वर्ण होगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे घोष वर्ण होते हैं। सारे स्वर वर्ण, जितने भी सारे स्वर वर्ण हैं, वर्ण य, र, ल और व, ये सब क्या है हमारे, व के बाद व और ह, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम लोग देखते हैं। जब इससे आगे देख रहे हैं तो देखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में आप लोग को बता दिया जा चुका है। अब आते हैं हम लोग वर्णों का उच्चारण पे। वर्णों का उच्चारण कहाँ पे करते हैं, तो वर्णों के उच्चारण से देखते हैं। तो वर्णों के उच्चारण को हम लोग देखेंगे। वर्णों का उच्चारण
हमारे देखिएगा यहाँ पर उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या वो 6 वन होते हैं, 2 4 6 7 उच्चारण स्थान कहते क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि जब कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है इन्हें हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब बात आ जाती है कि मुख के कितने भागों से बोला जाता है। मुख्य में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। मुख्य में कितने भाग होते हैं? हमारे 6 भाग होते हैं। मुख्य के कितने भाग? तो 6 भाग होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यही 6 भाग से हमारा सारे जितने भी वर्ण का आवाज है उच्चारण स्थान किया जाता है। मुख्य में कितने भाग? 6 भाग होता है। अब चर्चा जब 6 भाग किया जाए तो कौन कौन सा 6 भाग होगा इसके बारे में अब थोड़ा आप लोग जान जाते हैं। एक होगा मेरा कंठे। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा तालु, जिसे कहते हैं लोग तालवाय। और तीसरा क्या हो जाएगा? मूर्धय मूर्धा, ठीक ना। अब इसके बाद चौथा देखिएगा आप लोग दंतय, दांत की बात किया जा रहा है। और 5वां भाग होस्ट हो जाएगा आपका होस्ट है। और छठा आप लोग का कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठ और तालव्य से तालु से कंठे तालव्य। इस तरह से आप लोग का हो गया। यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो 6 भाग, हम 6 भाग पर चर्चा करेंगे। किस भाग से कौन सा वर्ण निकलता है, हम लोग इस सारे बात करते हुए चलेंगे। यही से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा कि तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है? किस अंग से मुख से होता है? मुख में किस अंग से होता है? इस बात को पूछा जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग इससे आगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंठे का बारे में देखते हैं। सबसे पहला कंठ है। जब इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं तो देखिएगा कंठ और यहाँ पे क्या होगा? कंठ और निचली भाग। तुम लोग लिख रही थी पीछे। हो गया। तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, जो हमें कंठ से और निचली जीभ से बोले जाने वाला वर्ण कौन कौन सा है देख लेते हैं। बोले जाने वाला वर्ण हमें आ कवर्ग आप लोग को पढ़ाया जा चुका होगा। कवर्ग मालूम होगा। कवर्ग में क्या क्या आता है? तो नहीं मालूम है तो भी जान लीजिए। आप लोग को पढ़ाया गया था पहले दिन। क ख ग घ अंग कवर्ग में आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और कवर्ग ह और विसर्ग, ह और कौन सा? विसर्ग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सा। तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण होते हैं आ कवर्ग, ह और विसर्ग होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं, देखते हैं तालाब्य के बारे में। और विसर्ग जो भी होंगे विसर्ग आगे इससे बाद देखिएगा। दूसरा तालाब्य, तालु से जो निकलता है उसे हम कहते हैं तालाब्य या तालु लिखा जाता है। कहीं कहीं पे आपके एग्जाम में तालु भी लिखा जा सकता है, तालाब्य भी लिखा जा सकता है। तो देखिए इससे क्या तालु और जीभ से स्पर्श किया जाएगा, तालु और जीभ से। इसमें तालाब्य में क्या होगा, तालु और जीभ से स्पर्श किए जाने वाला, जीभ से के स्पर्श से बोले जाए, स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, स्पर्श से वर्ण, स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण, जाने वाले वर्ण कौन कौन सा होगा देखिएगा आप लोग। ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और तालाबे स, ये सब हमारा किससे निकलता है, तालु से। हम लोग कह सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन सा, तो हमारा तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण क्या है, ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और तालाबे स है। अब इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट पर आप लोग देखिएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, दांत से। दांत से कौन कौन सा वर्ड निकलता है हमारे दांत से, जो भी वर्ड हम, जो भी आपको बताया जा रहा है उच्चारण करके देखिएगा। तो अभी बताए हम ई, तो ई आपका जरूर कर्ण, तालु और जीभ में स्पर्श हो रहा होगा तभी ये आवाज निकलता है। कंठ और निचली जीभ से ही स्पर्श होने के बाद हम लोग को निकलना, उच्चारण करके भी आप कोशिश कर सकते हैं और याद भी जल्दी हो जाएगा इससे आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे कंठ के बारे में चर्चा किया जा रहा है। आप लोग देखिएगा, कंठ से मूर्धन्य से हम लोग देखते हैं, मूर्धन्य, धन्य, इस तरह से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर मुर्दा से, और किससे, मुर्दा और जीभ से, जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, जब मुर्दा के और जीभ के स्पर्श से, स्पर्श वाले वर्ण, स्पर्श वाले वर्ण, तो ये वर्ण आप लोग मुर्दा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण कौन कौन सा होता है इस बात को देखिएगा आप लोग। तो ये वर्ण हो जाएगा री आपको। इसके बाद कौन सा वर्ण हो जाएगा, री के बाद आप लोग देखिएगा टवर्ग हो जाएगा। टवर्ग के बाद कैसा वर्ण होगा, टवर्ग के बाद आप लोग का र हो जाएगा और मूर्धनी श हो जाएगा, मूर्धनी श। ये सब आपका क्या है, तो मूर्धन्य है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात को ध्यान में रखिएगा, ट व ग पर रेफ टवर्ग है। जो भी विशाल जी हो या सूरी रानी, ये लोग देख रहे होंगे क्रेस, ये तो आप लोग ध्यान से, ये टवर्ग है, ट व ग पर रेफ टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन आता है आप लोग को पता होगा, ट ठ आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये र और क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श। तो मुर्दा और जीभ से स्पर्श हो रहा है, ये मूर्धन्य क्या हो रहा है, मुर्दे जितने भी वर्ण है री, री आप उच्चारण कीजिएगा तो मुर्दा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण है। अब देखिए भाई, इसके बाद हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ओष्ठ से बात क्या, चौथा क्या था, 6 भाग था, जिसमें चौथा नंबर हम लोग देखते हैं ओष्ठ है। ओष्ठ से आप लोग का कौन सा उच्चारण होता है, तो ओष्ठ से दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले, दोनों ओठों से, जब दोनों ओठ एक साथ चिपकेंगे और स्पर्श होंगे, दोनों ओठों को स्पर्श से बोले जाने वाले, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण। तो दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण को हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। इसमें कौन कौन सा वर्ण होगा, तो देखिएगा उ, दीर्घ उ, इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का पवर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोनों ओठों का स्पर्श हो जाने के बाद उ जैसे बोल रहे तो मेरा दोनों ओठ क्या होगा, स्पर्श जरूर होगा। पवर्ग देखिए, प बोल के दोनों स्पर्श होगा,
फ बोलिए दोनों ओठो आपका जो ऊपर निचले वाला भाग दोनों स्पर्श जरूर होगा। ब बोलिएगा चिपकेगा दोनों ऊपर नीचे दोनों वाले। तो ये सब स्पर्श होते रहते हैं। तो वो दोनों ओठों को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? ओष्ठे। जैसे उ दीर्घ उ पवर्ग हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। देखिएगा आप लोग 5 नंबर में मुख के 6 भाग को लिखाए थे आप लोग। 5वां भाग देखिएगा क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर, तालु से मिलकर, कंठ और तालु से मिलकर, तो कंठ तालव्य। इस बात को देखिएगा आप लोग, कंठ और तालु में, कंठ और तालु के जीव में, कंठ और तालु तालु में जीव स्पर्श से, जीव स्पर्श से बोले जाने वाले, जीव स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को वर्ण ई दीर्घ ई, नहीं गलत हुई, ठीक है, हाँ, ए आई हो जाएगा। ए आई, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का क्या हो जाएगा? कंठ से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? कंठ तालव्य से निकल रहा है। कंठ और तालु में जीभ से स्पर्श हो जाए। जब कंठ का और तालु में किसका स्पर्श? जीभ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे ए आई। इस तरह से 6 नंबर आप लोग देखिएगा। 6 नंबर में क्या होगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठों को जानिएगा। कंठ तालव्य को तो जान चुके हैं, एक आप जगह ओष्ठ के बारे में जान चुके हैं। दंते के बारे में लोग जाने हैं? दंत के बारे में नहीं, दंत के बारे में जानिए आप लोग। 6 नंबर दंत के बारे में। दंत से क्या कौन सा निकलता है? दंत। ते तो दांत से, दांत की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। दांत और जीभ के स्पर्श से, दंत के मतलब दांत, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले, बोले जाने वाले वर्ण। दांत और किससे स्पर्श? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन सा होता है? तो तवर्ग होगा। कौन होगा? तवर्ग। तथा ददा आ जाएगा आप लोग का इसमें से। त थ द ध न, ये सब दांत से निकलता है। दंत्य। इसका आपके एग्जाम में बहुत ही पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तवर्ग ल और मूर्धन्य श, डंटी सा हो जाएगा। डंटी सा, मूर्धन्य सा नहीं, डंटी सा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ तक हो गया। अब कंठ हो गया आपका, क्या हो गया? दंत। अब दंतोष्ठ्य के बारे में जानते हैं। अब दांत और एक चीज तो 6 आप लोग जान गए, एक दो एक्स्ट्रा चीज और है, उससे भी जान लीजिए, पता चल जाएगा। कंठ ओष्ठों से अब पता चले, कंठ और ओष्ठ से। किससे? कंठ और ओष्ठों से मिलकर, ओठों से मिलकर बने तो कैसा शब्द निकलेगा? कंठ ओष्ठो है। तो देखिए कौन सा, तो यहां पर कंठोष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कैसा कैसा वर्ड निकलेगा। तो यहाँ पर कंठ और जीभ के द्वारा, किसके द्वारा? कंठ और जीभ के द्वारा, कंठ और जीभ के द्वारा, कंठ और जीभ, कंठ के द्वारा जीभ, कंठ के द्वारा, कंठ के द्वारा जीभ के स्पर्श में, स्पर्श में, स्पर्श से, स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को, बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण। तो कंठ के द्वारा जीभ के स्पर्श से बोले, हमारा कंठ के द्वारा कहा होगा? जीभ से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण। तो ये वर्ण हमारा क्या हो जाएगा? ये कंठ ओष्ठ्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो हम लोग कौन सा वर्ण हो जाएगा? सिर्फ आपको एक दो ही वर्ण होता है कंठस्थ। एक तीन हो, दो होता है, ओ और औ, ओ और औ,
ये दोनों अब क्या होता है, कंठोष्ठ हो जाता है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से, कंठ के द्वारा ये जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले हो जाते हैं। अब दंतोष्ठ से देख लीजिएगा, लास्ट आप लोग का है, इसके बाद उच्चारण स्थान आप लोग का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे संधि पे चलेंगे। इसके बाद याद है शब्द विचार संज्ञा संधि पे हम लोग चलेंगे। संधि से आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा 10वें क्लास में, या किसी भी क्लास हो, 9वां 10वां का सिलेबस एक ही रहता है, वहां पे आप लोग का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा संधि से। 2 संस्कृत में भी 2 पूछा जाता है, यहाँ भी आपका 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये चैप्टर से, अगले जो चैप्टर शुरू होगा आप लोग का संधि, तो यहाँ से 2 चैप्टर पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंठोष्ठ यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दंतोष्ठे। अब देखिए दंतोष्ठे, दंतोष्ठे की चर्चा की जा रही है, तो आप लोग देखिए दंतोष्ठे क्या है। तो दांत और जीभ से, किससे, दांत और जीभ से, दांत और जीभ से और होठों से, दांत से नहीं, दांत से और जीभ से लिखना, दांत से और जीभ से, काट दो। दांत से, जीभ और जीभ, जीभ और होठों के कुछ योग से बोले जाने वाला, सभी को जोड़कर, योग के मतलब सभी से मिलकर बोला जाने वाला वर्ण, बोले जाने वाला, बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोले जाने वाला वर्ण, बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है, तो वर्ण हो जाएगा आपका व हो जाएगा। कौन हो जाएगा, व हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पूछा जाएगा आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा जरूर। हिंदी में पूछा जाएगा कि बताइए व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान कहाँ से निकलता है, व का उच्चारण स्थान। तो ऑप्शन आप लोग का रहेगा व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। ऑप्शन रहेगा पहला, मान लीजिए व का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो व का उच्चारण स्थान पहला रहेगा आपका ऑप्शन दंते, दंतोष्ठे, दंतोष्ठे। ऑप्शन ए आपका मान लीजिए है। ऑप्शन बी आप लोग को दिया गया है तालु। ऑप्शन सी दिया गया आप लोग का मूर्ध दंत दंते। ऑप्शन डी दिया गया है मान लीजिए आप लोग मूर्धन्य दिया गया है। तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, व का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग अभी ही पढ़े हैं कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतो ओष्ठे। तो हम लोग आंसर इस तरह से ऑप्शन अपना जो गोल करने वाला होगा हमारे सीट में गोल कर देंगे ऑप्शन ए में। इसी तरह से हम लोगों का पूरा भरा रहना चाहिए, थोड़ा भी खाली नहीं रहना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दम इस पार्ट गोल है तो पूरा गोल को गोल कर देंगे ढंग से। इस तरह से रहेगा। जब आप लोगों को कराया जाएगा आगे तो वहां पर बताया जाएगा। लेकिन हम लोग अभी शुरू करते हैं संधि। आपके संधि आपके एग्जाम से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके संधि चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएगा, 2 से 3 भी क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं, कभी 4 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 तो फिक्स है कि पूछना है। तो अब आपसे जो चैप्टर आपका शुरू हो रहा है संधि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से संधि, तो हम लोग संधि के बारे में आज समझेंगे। संधि शुरू करते हैं। तो संधि क्या है, सबसे पहली बात चर्चा होती है संधि है क्या। तो देखिएगा संधि क्या है, तो इसकी चर्चा जब किया जा रहा है संधि है क्या। तो आप लोग देखिएगा संधि क्या है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे संधि के बारे में। किसके बारे में, संधि के बारे में। संधि मेरा एक नया चैप्टर हम लोगों का हुआ संधि।
16 नया चैप्टर अभी। तो संधि के बारे में आप लोग देखिएगा, संधि की परिभाषा हम लोग देखेंगे। संधि, इस बात को ध्यान में रखिएगा, संधि। तो देखिए संधि क्या है। तो संधि के बारे में जब चर्चा किया जा रहा है तो संधि दो वर्णों के साथ दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो दो वर्णों को मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। संधि संस्कृत शब्द है। संधि जो है कैसा शब्द है? आपका संस्कृत शब्द है। संधि कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। आपका संधि कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब दो शब्द या पद एक जब दूसरे के पास होते हैं, दो शब्द या पद, दो शब्द भी हो सकते हैं, दो पद भी हो सकते हैं, जो क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ होते हैं, तब हम लोग इसके बाद तो पास में, तो तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द अंतिम, पहले का जो शब्द होता है अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे के लिए मिल जाता है। संधि में दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं। संधि में क्या होते हैं? दो अक्षर या दो वर्ण मिलते हैं और उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न, जब दोनों मिलते हैं जाकर एक साथ, तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। और वर्णों के यह विकार जड़ने मिलावट संधि होती है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पद को अलग अलग कर देना हमें क्या कहलाता है? संधि विच्छेद होता है। हिंदी भाषा में अलग होता है संधि का कुछ नियम, संस्कृत में कुछ अलग होता है, लेकिन अधिकतर सेम ही रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अधिकतर क्या होता है? सेम ही होता है हम लोगों का। तो हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है। हिंदी भाषा में संयुक्त संधि को लिखना सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना काम नहीं चलता। लेकिन संस्कृत भाषा में बिना संधि के क्या होता है? हमें काम नहीं चल सकता है। क्योंकि संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द है और संस्कृत में बहुत सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, या हिंदी में चले आए, तो इसलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और के नियम भी ग्रहण कर लिया गया है। हिंदी व्याकरण में भी संस्कृत के नियम को क्या कर लिया गया है? ग्रहण कर लिया। यदि हम यह हिंदी ग्रामर पढ़ लेते हैं, संधि तो संस्कृत के ग्रामर भी हमारे यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, हिंदी संधि चैप्टर। अब संस्कृत, अब इसके बाद ग्रहण शब्द के रचना में संधियों को उसी तरह सहायक है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्यय से आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, समास से एक या दो क्वेश्चन पूछता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। संधि विच्छेद से दो क्वेश्चन पूछेगा। तो आते हैं हम लोग संधि के भेद की चर्चा करते हैं। तो संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं? संधि के कितने प्रकार है? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितने प्रकार है संधि का? 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने भेद है? संधि का 3 भेद है। तो कितने भेद हो गया संधि का हम लोगों का? 3 भेद। पहला कौन सा भेद? स्वर संधि हो गया। पहला कौन सा संधि? स्वर संधि हम लोगों का हो गया। दूसरा संधि हम लोगों का हो गया व्यंजन संधि हो गया हम लोगों का, व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा संधि हुआ हम लोगों का? तो तीसरा हम लोगों का संधि विसर्ग संधि हुआ। कौन सा संधि? विसर्ग संधि हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग का 3 संधि के बारे में बताया गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया गया है। आज आप लोगों को इतना ही। हम आप पीछे वाला रिवीजन करा देते हैं जितना आज तक पढ़ाया गया है पहले दिन से आप लोगों का, और उसके बाद फिर कल आपको पढ़ाया जाएगा स्वर संधि से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट पहले से है देख रहे होंगे तो अच्छी तरह से आप लोग उतारिएगा, और जरूर कल जैसे फिर भेजे थे फोटो, उसी तरह से आप आज भी खींचकर आप लोग जरूर भेजिएगा फोटो। तो आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, रिवीजन करते हैं जो पढ़े थे पहला दिन से लेकर अभी तीसरे दिन तक। तीसरा क्लास है तो 2 दिन जो पढ़े हैं पूरे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 2 दिन क्या पढ़े थे
तो पहला दिन हम लोग ने सबसे पहले पढ़े थे वर्ण के बारे में पढ़े थे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जिसका टुकड़ा ना हो सके, उसे वर्ण कहेंगे। पानी, पानी में कितने वर्ण? देखिए 4 खंड है, इसका 4 गो है। दो शब्दों से बनने वाला, इसका खंड कितने खंड में बांट सकते हैं? 4 खंड में। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, आप लोग को पता होगा। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 होता है। और वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध से हो, बिना बाधा का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। उ और दीर्घ उ को हम क्या कहते हैं? होठ से। इसके बाद आप लोग देखिएगा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन है? आ, ई, री, एक जोड़ दिया गया है। स्वर कौन कौन होते हैं? तो ह स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये सब स्वर है। अब इसके बाद हर्ष स्वर के बारे में, तो वे स्वर या मूल हर्ष एक मात्रिक कहलाता है, जिसमें एक मात्रा हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। अ, ई, उ, री, ये सब हर्ष स्वर है। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अब दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। तो दीर्घ स्वर के बारे में आप लोग देखिएगा, तो किसी मूल या हर्ष स्वर उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह हमें क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। तो अ जोड़ अ मिलकर क्या बना? आ। तो आ मेरा क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। इस तरह से आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में त्रिगुणी समय लगे, जैसे ओम, ओम बोले तो क्या लग रहा है? त्रिगुणी समय लग रहा है ओम। इस तरह से तो हम लोग का प्लुत स्वर हो गया। प्लुत स्वर को त्रिमासिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को हम क्या कह सकते हैं? त्रिमासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक के बारे में देखिएगा, ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता हो, नाक से और मुख से होता है, मुख से, उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गाँव, दांत, आगर, जैसे अनुनासिक हो गया। इसके बाद चला जाए तो अनुस्वार के बाद, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। किसके बाद आने वाला व्यंजन होता है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। और इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। अंगूर, अंगद, कंकड़, ये सब बोलिएगा तो आपको नाक से निकलेगा। निर्नुनासिक देखिए, केवल मुंह से बोले आने वाला स्वर स्वर्णों के नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, घर इत्यादि, ये सब क्या हो गया? निर्नुनासिक। अब विसर्ग देखिएगा, तो अनुसार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इनका उच्चारण ह की तरह होता है। इनका उच्चारण किसके तरह होता है? ह की तरह होता है। तो विसर्ग का जैसे बन, कामना, पय, पान, अतः, स्वतः, इस तरह से इत्यादि। व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है। जिसकी उच्चारण किसके सहायता से? स्वर की सहायता से किया जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क में कौन आ गया? अ क्या है? स्वर वर्ण है। इसकी सहायता से ही क पूरा हो पाया है, नहीं तो नहीं हो पाता। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ उष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ के स्थानों से स्पर्श बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? 25 होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब इसके बाद चर्चा किया जाए तो इससे आगे आप लोग देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, इनका उच्चारण जीभ और तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। इनकी संख्या कितनी है? तो 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। उस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ था घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। उस व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तलावे सा, मूर्धन्य सा, डंडी सा और ह है। उच्चारण में वायु प्रेस की दृष्टि से व्यंजन को 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण के बारे में हम लोगों को पढ़ाया गया था, जिनके उच्चारण में श्वास पूरब से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है।
प्रत्येक वर्ग का, तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन हो जाएगा? क ग अंग च ज य ट ड ड न त द ड प ब म, ये सब क्या हो गया? अल्पप्राण हो गया। अंतस्थ व्यंजन को भी हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। अलावा को भी हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण व्यंजनों को उच्चारण से हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण क्या है? महाप्राण है। इतना ही तक आप लोग को पढ़ाया गया था कल। आज तो जो पढ़ा है तो आप लोग को पता ही होगा। इतना ही आज वीडियो रहने दिया जा रहा है आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।